प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं हमारी आने वाली नवंबर की परीक्षा के लिए। आप अच्छे से जानते हैं नवंबर में हमारी CBSE बोर्ड की सभी विषयों की परीक्षा होने वाली है और ये परीक्षा हमारी बहुवैकल्पिक प्रश्नों के ऊपर आधारित है। हिंदी की हमारी परीक्षा कुल 40 अंक के लिए होने वाली है और ये हमारी जो परीक्षा होगी इसमें सभी जो प्रश्न हैं वो बहुवैकल्पिक यानी कि मल्टीपल चॉइस प्रश्न आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं ताकि अच्छे से हम परीक्षा के लिए तैयार हो सके। यहाँ पर हम आज अभ्यास करेंगे, कुल 30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। हर एक प्रश्न हमारा 1 अंक के लिए रहने वाला है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा अपठित गद्यांश के ऊपर आधारित है और आप अच्छे से जानते हैं अपठित गद्यांश हमारा कुल 5 अंक के लिए आने वाला है। तो आइए अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं। समाज का पूरा विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे देश का एक एक व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाता। तो हम समझ ही गए हैं पहली पंक्ति को पढ़ने के बाद कि यहाँ पर शिक्षा के महत्व की बात की गई है। समाज का पूरा विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे देश का एक एक व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाता। शिक्षित किसान अच्छी खेती करने के साथ साथ गांव के विकास में भी अपना योगदान दे सकता है। अगर हमारा किसान शिक्षित होगा तो वो अच्छी खेती कर सकता है और साथ में गांव के विकास में भी अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, योगदान दे सकता है। शिक्षित महिलाएं अपने परिवार और समाज का भला कर सकती हैं और महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तो समाज और परिवार का भला कर सकती हैं। साक्षरता के अभाव में हमारे देश के किसान और मजदूर सदियों से अज्ञान और अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। अगर हम किसानों को और हमारे नागरिकों को, मजदूरों को अगर शिक्षित नहीं करेंगे तो समाज का विकास, देश का विकास कैसे हो सकता है। लोग अज्ञान और अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। लोकतंत्र में प्रजा ही शासक होती है। तो जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ पर जो आम नागरिक होते हैं, वहाँ की प्रजा जो होती है वही शासक होती है, वही राजा होती है। यदि राजा ही अनपढ़ और गंवार हो तो वह देश की बागडोर कैसे संभाल सकता है। अगर किसी देश के नागरिक ही अनपढ़ और गंवार हैं तो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। भारत को गांवों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गांवों की प्रधानता है। हमारे देश में अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। इनमें किसानों और मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो जब तक हम किसानों और मजदूरों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हम पूरे देश को शिक्षित कैसे कर सकते हैं। अनपढ़ लोगों की सबसे अधिक संख्या भी इन्हीं की है। सबसे ज्यादा शोषण अनपढ़ व्यक्तियों का ही होता है और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो ये अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनका शोषण करते हैं। उनको अज्ञान के अभाव में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो वो अपने हिसाब से बताते हैं और जो सही नहीं होती हैं। चालाक व्यापारी, नेता और सरकारी अधिकारी, जो चालाक व्यापारी होते हैं वो अपने व्यापार के लिए, नेता अपने स्वार्थ के लिए और सरकारी अधिकारी सभी इनकी लाचारी का लाभ उठाते हैं। यदि देश के ये अनपढ़ लिखना पढ़ना सीख जाएं तो जागरूक हो सकते हैं। शिक्षा से ही हमें जागरूकता मिलती है। शिक्षा से ही हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है उसका विकास होता है। हम और बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं, बातों को समझ सकते हैं। वे अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। वे व्यापारियों की, नेताओं की और अधिकारियों के चंगुल में फंसने से बच सकते हैं। तो पूरे के पूरे गद्यांश में हमने देखा कि हमारे देश को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ के हर एक नागरिक को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। चाहे वो वहाँ के किसान हो, चाहे वहाँ के मजदूर हो, चाहे वहाँ की महिला हो, हर एक व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। और जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होता वो अनेक प्रकार के ऐसी रूढ़िवादी विचारधारा का शिकार हो जाता है, अंधविश्वासों में फंस जाता है। तो ये सभी बातें समझने के बाद आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, देश का विकास संभव होगा। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। जब सभी खेती करें, ऐसा तो नहीं है। जब सभी शिक्षित हों, तो पहले ही पंक्ति में हमें पता लग गया है जब सभी व्यक्ति शिक्षित होंगे तभी किसी देश का पूर्ण रूप से विकास हो सकता है। तो दूसरा विकल्प हमारा क्या है? सही है। पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है और जो बहुवैकल्पिक परीक्षा होती है उसमें हमें सबसे सही विकल्प का चुनाव करना होता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, अंधविश्वास का अर्थ है विश्वास नहीं करना। अंध होता है अंधा, अंधा विश्वास यानी कि बिना सोचे समझे जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो ऐसी जो हमारी धारणा होती है, हमारे विचार होते हैं, उनको हम अंधविश्वास कहते हैं। सोच समझकर विश्वास करना ऐसा तो नहीं है, बिना सोचे समझे विश्वास करना। तो तीसरा विकल्प सही है। अंधों का विश्वास करना ऐसा भी नहीं है। तो विश्वास नहीं करना और बिना सोचे समझे विश्वास करना, इन दोनों में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प क्या होगा? अंधविश्वास के लिए बिना सोचे समझे विश्वास करना।
शासक होना चाहिए, और शासक कैसा होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होगा तभी देश का विकास कर सकता है। अगर गंवार होगा, अनपढ़ होगा, तो वो किसी भी बात को सही तरीके से नहीं समझ सकता। तो जो हमारा शासक है वो हमारी प्रजा है, और प्रजा शिक्षित होनी बहुत आवश्यक है। तो कौन सा विकल्प सही है? शिक्षित। वैसे तो निडर, परिश्रमी और परोपकारी ये भी सकारात्मक शब्द हैं, लेकिन हमारे गद्यांश के हिसाब से सबसे सही विकल्प कौन सा है? शिक्षित। अच्छी खेती के लिए जरूरी है, अगर हम अच्छी खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? उपजाऊ जमीन होनी चाहिए, खाद और उर्वरक होने चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ज़्यादा बीज होना चाहिए। तो वैसे तो उपजाऊ जमीन भी बहुत आवश्यक है, खाद और उर्वरक भी बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर हम अच्छी खेती करना चाहते हैं तो अगर हम शिक्षित होंगे तो और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। और गद्यांश के हिसाब से भी अगर किसान शिक्षित होता है तो वो अच्छी खेती कर सकता है। तो किसान का शिक्षित होना अति आवश्यक है। चालाक लोग लाभ उठाते हैं, किसका लाभ उठाते हैं? निर्धनता का, अनुभवहीनता का, मूर्खता एवं सीधेपन का, लोगों के अशिक्षित होने का। तो वैसे तो बाकी के 3 विकल्प भी हमें सही सही लग रहे हैं, लेकिन हमारे गद्यांश के हिसाब से और सबसे सही विकल्प के साथ हमें जाना है। लोगों के अशिक्षित होने का लाभ उठाते हैं जो चालाक व्यापारी होते हैं, नेता होते हैं और जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जैसा कि अभी अभी गद्यांश में हमने पढ़ा। तो ये कुल हमारे 5 प्रश्न थे। हर एक प्रश्न आपका 1 अंक के लिए है, तो अगर आप 5 के 5 सही कर देते हैं तो 5 अंक यहाँ आपके पूरे हो जाते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हमारा अपठित गद्यांश के ऊपर आधारित है। तो आप अच्छे से जानते हैं जो हमारा अपठित गद्यांश है, किसी भी कविता की पंक्ति यहाँ पर दे दी जाएगी जिसको हमने पहले नहीं पढ़ा है, और वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनका भी बार बार अगर हम अभ्यास करते हैं तभी परीक्षा में अच्छे से हम इनको हल कर पाते हैं। आइए इस काव्यांश को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इनके प्रश्नों को देखेंगे। तुम भीख अन्न की द्वार द्वार पर मांग रहे, तुम भीख द्रव्य की द्वार द्वार पर मांग रहे। तो यहाँ पर भीख मांगने की बात की जा रही है। अन्न की भीख द्वार द्वार पर जाकर मांग रहे हो, साधारण सी पंक्तियाँ हैं, ज़्यादा छुपा हुआ अर्थ नहीं है। और द्रव्य होता है धन, और धन की भीख मांग रहे हो द्वार द्वार पर जाकर। तुम कर्ज काट कर समझे मार छलांग रहे, और ऐसा लगता है कि तुम अपना कर्ज जो है उसको काट कर निकाल कर और छलांगे मार रहे हो, यानी कि बहुत उछल कूद रहे हो। यह कौम देश का जब जब कर्ज चुकाएगी, और ये जो कौम है हमारे देश की, वो जब जब देश का कर्ज चुकाएगी, इस आज़ादी की याद हमेशा आएगी। तो हमें हमेशा आज़ादी की याद आएगी, क्योंकि आज़ाद होना सिर्फ किसी बाहरी शासक की गुलामी से मुक्ति नहीं है, बल्कि अपने विचारों की आज़ादी भी है। अगर हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर हम दूसरों की बातों का अंधा अनुकरण करते हैं, तो भी हम आज़ाद नहीं कह सकते खुद को। बेड़ियां कर्ज की ओर ने बांधो पाँवों में। तो यहाँ पर कर्ज के बारे में बात की गई है कि जो कर्ज की बेड़ियां हैं, हमें किसी दूसरों से कर्ज नहीं लेना चाहिए, इतना कर्ज नहीं लेना चाहिए कि उसको चुकाने के लिए हमें अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़े। ने बांधो पाँवों में, तो कर्ज को यहाँ पर क्या बताया गया है? बेड़ियों के समान। क्या इससे हमको नींद चैन ही आएगी? और अगर हम कर्ज में डूबे हुए हैं, अगर हम ऋण में डूबे हुए हैं, तो क्या हम नींद चैन को पा पाएंगे? क्या हम मन का सुकून प्राप्त कर पाएंगे? है एक गुलामी हटी दूसरी फिर आई। तो एक गुलामी तो दूसरे शासकों से हमें आज़ादी मिलने के बाद हटी है, लेकिन दूसरी कर्ज के रूप में हमारे सामने आई है। हम दूसरे देशों से कर्ज ले रहे हैं या किसी भी शासक से कर्ज ले रहे हैं, तो वो भी एक तरह की गुलामी होती है। वह मर्ज हमारा और बढ़ गया सालों का, वह मर्ज हमारा और बढ़ गया सालों का, और बहुत सालों का जो मर्ज है वो और बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। पीछे झंडा फहराना ए झंडे वालों, और झंडे वालों, जो झंडा फहराना है उनको आगे झंडा फहराना चाहिए, किसी भी समूह के आगे झंडा फहराना चाहिए, लेकिन वो उनसे कहा जा रहा है कि पीछे झंडा फहराना। पहले जवाब दो मेरे चंद सवालों का, पहले मेरे इन चंद सवालों का जवाब दो। तो कुछ कुछ पंक्तियां हमें समझ में आ गई है, जैसा कि हमने इसको पहले नहीं पढ़ा है, और कौन सी कविता है, किस कवि ने लिखा है, क्या संदर्भ है, ये सारी बातें हम नहीं जानते हैं। तो सिर्फ पंक्तियों के आधार पर, उसके अर्थ के आधार पर हम उसके अर्थ को, उसके भाव को समझने की कोशिश करते हैं। तो जितना हमें समझ में आया है, चलिए उसके आधार पर अपने प्रश्नों को देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है। तो जितनी पंक्तियां हमने पढ़ी हैं उसमें कर्जे के बारे में बात की गई है। दूसरे देशों से जब हम कर्जा उधार लेते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत खुश हो गए हैं, हमें धन मिल गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपनी आज़ादी को दांव पर लगाने जैसा होता है। हालांकि हमारा देश स्वतंत्र होता है, लेकिन दूसरों से कर्ज लेने के बाद, ऋण में डूब जाने के बाद, वो भी एक तरह की गुलामी होती है। तो उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है आज़ादी, गुलामी, कर्ज, झंडा।
यहाँ पर कर्ज की बात की गई है तो तीसरा विकल्प हमारा सही है। अब यहाँ पर अगर हमें खुद से कोई शीर्षक लिखना है तो हमारे पास काफ़ी विकल्प होते हैं कि अपनी मर्जी से हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 विकल्प हैं तो हमें सबसे सही के साथ जाना है जो हमारे काव्यांश का मूल भाव भी है। तो यहाँ पर कर्ज की बात की गई है और तीसरा विकल्प हमारा क्या होगा, सही। मार छलांग रहे का क्या आशय है, तो छलांगे मारना यानी कि तुम कर्ज काट कर, पंक्ति हमारी आई है तुम कर्ज काट कर और मार छलांगे रहे, तो कर्ज काट कर यानी कि दूसरे देशों से तुम कर्ज ले रहे हो, तुम ऋण ले रहे हो, तुम कर्ज काट कर समझे मार छलांग रहे। तुम दूसरे देशों से ऋण ले रहे हो, कर्ज ले रहे हो और छलांग मार रहे हो, उछल कूद कर रहे हो। तो ये शारीरिक उछल कूद नहीं है, बल्कि प्रकृति के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। किसके आधार पर, कर्ज के आधार पर। तो प्रकृति के लिए उछलना कूदना, दावे करना, वादे करना एक तरह से। तो दूसरों से कर्ज लेने के बाद, दूसरों से ऋण लेने के बाद ये जो दावे होते हैं वो कहाँ पूरे हो पाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा प्रश्न है, मार छलांग रहे का क्या आशय है, प्रकृति के दावे करना, देश को विकास के पथ पर ले जाना और किस आधार पर ले जाना, दूसरों से ऋण लेकर ले जाना। तो प्रकृति के दावे करना सबसे सही विकल्प है। उछल कूद करना, तो उछल कूद तो शारीरिक होती है, लेकिन यहाँ पर उछल कूद के साथ साथ क्या किया जा रहा है, प्रकृति के दावे किए जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सही विकल्प क्या है, पहला विकल्प सही है। उपर्युक्त काव्यांश में कवि ने किस समस्या पर प्रकाश डाला है, तो अभी तक हम समझ ही गए हैं विदेशों से ऋण समस्या पर, विदेशों से जो हम ऋण ले रहे हैं उसकी समस्या पर प्रकाश डाला है। और आगे है, कवि ने कर्ज को किसके समान बताया है, कवि ने कर्ज को बेड़ियों के समान बताया है। ये हमारे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों के समान है। अपने काव्यांश में भी आप देख सकते हैं। तो जब भी आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो एक बार काव्यांश को दोबारा से पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेड़ियां कर्ज की ओर न बांधो पाँवों में, कि जो ये विदेशों से हम कर्ज ले रहे हैं वो बेड़ियों के समान है, उसको और मत बढ़ाओ, उसको और अपने पैरों में मत बांधो। तो ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे है, पीछे झंडा फहराना का क्या अर्थ है, तो ये पंक्ति हमारी काव्यांश में आई है। पीछे झंडा फहराना यानी कि सालों बाद झंडा फहराना, खुशियां बाद में मनाना, झंडा न फहराना, समूह के पीछे झंडा लेकर चलना। तो सबसे सही विकल्प क्या है, खुशियां बाद में मनाना। पीछे झंडा फहराने से क्या फायदा, पीछे खुशियां मनाने से क्या फायदा। तो ये पहला विकल्प हमारा क्या है, सही है। इस तरीके से जो काव्यांश है और जो हमारे पद्यांश है उनको सही तरीके से पढ़ना और समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, अगर सभी प्रश्नों के उत्तर हम सही तरीके से देना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं और ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है। तो ये भी हमारे 5 अंक के लिए है और ये हमारा पठित क्या है, गद्यांश है, जो कि पाठ्य पुस्तक के पाठों से लिया गया है। तो ये समझना हमारे लिए आसान होगा क्योंकि पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। और जैसा कि देखने से हमें लग रहा है ये हमारा पाठ बाल गोविंद भगत से लिया गया है। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। आइए पढ़ते हैं इन पंक्तियों को। भादो की वह अंधेरी अधरतिया, भादो महीने की बात की गई है। तो जो जो बातें आ रही हैं उनको ध्यान से देखते हुए चलते हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा समाप्त हुई है। मूसलाधार क्या होती है, बहुत तेज बारिश, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार, जो झिल्लियां हैं वो क्या कर रही हैं, झनकार कर रही हैं। दादू मेंढक होते हैं, मेंढक की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। कोलाहल क्या होता है, शोर। तो मूसलाधार बारिश होने के बाद इन सभी की आवाजें आ रही हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो छुप नहीं सकता है। उनकी खंजड़ी, और वो कौन सा यंत्र बजा रहे हैं, खंजड़ी, डिमक डिमक बज रही है, यानी कि उसको वो बजा रहे हैं और वे गा रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्थानीय गीत हैं। गोदी में पीवा ये गीत है, इसके बोल हैं, चमक उठे सखियां चिहू उठे ना। तो ये हमारा एक गीत है जो बाल गोविंद भगत इस समय गा रहे हैं। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहू उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंद उठने वाली बिजली की तरह, अकस्मात यानी कि अचानक से, अंधेरे में जब अचानक से बिजली कौंदती है, चमकती है तो एकदम से प्रकाश हो जाता है, वैसे ही बाल गोविंद भगत का ये जो संगीत है, ये जो गाना है वो इस तरह से चमक रहा है और हर किसी को चौंका देता है कि इतनी रात में कौन गा रहा है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, निस्तब्धता में यानी कि सन्नाटा छाया हुआ है, सभी सोए हुए हैं। आधी रात का समय है और आधी रात में कौन जगता है, सभी सोए हुए हैं, चारों तरफ निस्तब्धता है, सन्नाटा है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, यानी बाल गोविंद भगत को संगीत बजाते समय और संगीत गाते समय उनको ये एहसास ही नहीं होता, ये भान ही नहीं होता कि आधी रात है या सुबह है।
तो सभी के सभी लोग सोए हुए हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है आसपास, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत आधी रात में भी जाग रहा है और साथ में गा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत के संगीत की बातें कही गई हैं और इसी के आधार पर हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? तो पहली ही पंक्ति में हमें उत्तर मिल जाता है भादो। भादो जो महीना है, ये देशी महीनों के नाम है, तो भादो महीने की बात की गई है। चौथा विकल्प क्या है? सही है। बाल गोविंद भगत के पास वाद्य यंत्र था, तो अभी अभी हमने देखा खंजड़ी की बात की गई है, तो यहाँ पर बड़ा ही आसान सा है, खंजड़ी बजाते हैं, डिमक डिमक कर उनकी खंजड़ी आधी रात में भादो के महीने में बज रही है। आगे बढ़ जाते हैं। जब सारा संसार सोया था उस समय कौन जाग रहा था? तो कौन जाग रहा था? अभी अभी हमने पढ़ा, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा था और सभी सोए हुए हैं, चारों तरफ सन्नाटा है। रात के अंधियारे में आधी रात को बाल गोविंद भगत निमन में कौन गीत गा रहे हैं? तो पहला जो गीत है, गठरी में लागा चोर, अभी अभी हमने पढ़ा। गोदी में पीवा चिहुक उठे, ये भी हमने अभी अभी पढ़ा। और उपयुक्त दोनों ही सही है, तो तीसरा विकल्प हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। राम राम गुण गाए जा, इसकी बात तो नहीं की गई। यहाँ पर सही विकल्प हमारा हो जाता है उपयुक्त दोनों, यानी कि दोनों ही गीत गाए जा रहे हैं। भगत जी रात को क्यों गा रहे थे? उन्हें संगीत साधना में रात दिन का भान नहीं था, यानी जब वो संगीत साधना करते थे, संगीत बजाते थे, तो रात और दिन का उनको एहसास ही नहीं होता था, इसीलिए यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही। वे रात की शांति में ही गाते थे, ऐसा तो नहीं है। कबीरपंथी रात को ही गाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। साधु संत रात दिन नहीं देखते, ये बात भी सही हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सबसे सही विकल्प हमारा कौन सा है? पहला। उन्हें संगीत साधना में रात दिन का भान नहीं था। ये हमारे कुल 5 प्रश्न थे जो कि पठित हमारे गद्यांश के ऊपर आधारित थे। तो यहाँ पर अगर सारे प्रश्न आपके सही हो जाते हैं तो 5 अंक हमारे यहाँ से मिल जाते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं और ये हमारा क्या है? पठित काव्यांश। तो पठित काव्यांश को समझना हमारे लिए और भी आसान है, क्योंकि कविता हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 में हमारे पास पठित काव्यांश दिया गया है, जो कि सूरदास के पद पाठ से लिया गया है और सूरदास के पद पाठ अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, इसकी व्याख्या भी हम समझ चुके हैं। तो अगर हम इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो भी हम सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा सूरदास के पद पाठ से चौथा और अंतिम पद है। हरि है राजनीति पढ़ी आए। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं हरि जो हैं, श्री कृष्ण जो हैं, वो राजनीति पढ़कर आ गए हैं, राजनीति की बातें उन्होंने पढ़ ली हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और उद्धव के माध्यम से, मधुकर यानी कि भंवरा, और भंवरा यहाँ पर किसको लक्षित करके कहा गया है? उद्धव को, व्यंग के तौर पर, कि उद्धव के माध्यम से जो भी बातें हैं वो सारी अब हम समझ गए हैं, सारे समाचार हमें प्राप्त हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से ही बड़े चतुर और चालाक थे श्री कृष्ण, और अब वो गुरु ग्रंथ पढ़कर आ गए हैं। उनके गुरु ने उन्हें बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, ज्ञान की बातें वो पढ़कर आ गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। जोग संदेश पठाए, और हमारे लिए जोग संदेश, योग साधना का संदेश उद्धव के माध्यम से भेजा है। पठाए यानी भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं कि जो आगे के पहले जमाने के जो लोग थे बड़े ही भले थे, बड़े ही सज्जन थे, परहित डोलत धाय, और दूसरों की भलाई के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हुते चुराए। अब हम अपने मन को दोबारा से प्राप्त कर लेंगे। हमारा जो मन फिर गया था, जो भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चला गया था, उसको अब हम दोबारा से प्राप्त कर लेंगे। चलत जो हुते चुराए, जिस मन को वो चुरा कर चले गए थे। ते क्यों अनिति करे आपुन। ते यानी कि वे, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। अनिति यानी कि अन्याय करना, अपने आप अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनिति छुड़ाए, वे श्री कृष्ण अपने आप से अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों की अनिति अन्याय की बातें छुड़ाते हैं। राजधर्म तो यह सूर, राजा का धर्म तो ये होता है जो प्रजा ने जा ही सताए, जो अपनी प्रजा को नहीं सताता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें समझने के बाद आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कवि के अनुसार राजनीति कौन पढ़ा है? राजनीति की बातें कौन पढ़कर आया है? बड़ा ही आसान है, श्री कृष्ण ने पढ़ ली है, पहली पंक्ति में उत्तर है। गोपियों के साथ अन्याय कौन कर रहा है? श्री कृष्ण कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने योग संदेश भेज दिया है। गोपियों के अनुसार दूसरों पर अन्याय को कौन रोकता है? श्री कृष्ण रोकते हैं। ते अनिति करें, ते यानी कि वे खुद अनिति कर रहे हैं, जो दूसरों के साथ अन्याय को रोकते हैं।
यहाँ पर श्री कृष्ण सही विकल्प है, तीसरा विकल्प सही है। श्री कृष्ण ने किसके माध्यम से योग संदेश भेजा है? किसके माध्यम से भेजा है? उद्धव यानी उद्धव के माध्यम से, तो ये भी आसान है, तीसरा विकल्प सही है। गोपियों के अनुसार राजधर्म है, राजा प्रजा को न सताए, जो राजा होता है वो अपनी प्रजा को नहीं सताता, तो ये हमारा पहला ही विकल्प सही है। तो यहाँ पर भी अगर आपके सारे प्रश्न सही हैं तो आपको 5 अंक मिल जाते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर हमारी प्रश्न संख्या 5 आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे बहुवैकल्पिक प्रश्न है। एक प्रश्न आपका दिया गया है और उसके 4 विकल्प हैं और ये सभी प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के चारों पाठों में से दिए गए हैं। सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत। आइए देखते हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुककर मूर्ति निहारते थे क्योंकि उनमें देशभक्ति की भावना थी। वे उस मूर्ति के संरक्षक थे, वे एक अच्छे मूर्तिकार थे, वे मूर्ति को चश्मा पहनाते थे। तो आप समझ ही गए होंगे सबसे सही विकल्प कौन सा है? क विकल्प सही है, क्योंकि उनमें देशभक्ति की भावना थी और इसीलिए वो चौराहे की मूर्ति को बार बार देखते थे। पान वाला क्यों रोने लगा? नुकसान के कारण, कैप्टन के प्रति सच्ची सहानुभूति के कारण, हालदार साहब की डांट से, गलती का पश्चाताप कर। तो यहाँ पर पान वाला वैसे तो हमेशा मजाक बनाता है कैप्टन का, उसकी उपेक्षा करता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको एहसास होता है कि उसके प्रति उसकी सच्ची सहानुभूति प्रकट होती है और वो रोने लगता है। तो ख विकल्प क्या है? सही है। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता था? प्रचार प्रसार के लिए? ऐसा तो नहीं है। लोगों के कहने पर? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उपरोक्त दोनों ये भी नहीं है। देशभक्ति की भावना के कारण। तो चौथा विकल्प हमारा सही है, क्योंकि कैप्टन में देशभक्ति की भावना थी और वो नेताजी की मूर्ति को किसी भी कारण से बिना चश्मे के नहीं देख सकते थे। बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे? साहब किसको कहते थे? कबीर को वो साहब मानते थे। कबीर पंथी टोपी पहनते थे, उन्हीं के गीतों पर, दोहों पर नाचते थे, गाते थे। बाल गोविंद भगत अधिकांश गीत किसके गाते थे? ये भी आसान है, कबीरदास के, क्योंकि कबीरदास को साहब मानते थे। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 6। बाल गोविंद प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, ये निम्न में किस तथ्य से स्पष्ट होता है? वे साधु भी थे और गृहस्थ भी थे, यानी कि वो घर में रहते हुए साधु की तरह व्यवहार करते थे, ये बात भी सही है। वे मृत्यु पर विचलित नहीं होते थे, अपने बेटे की मृत्यु पर गीत गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। उन्होंने बेटे को मुखाग्नि बहू से दिलवाई। इन सभी बातों के माध्यम से हम कह सकते हैं बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को, कुरीतियों को, अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। तो ये हमारा उपरोक्त सभी घ विकल्प बिल्कुल सही है। आगे पूछा गया है, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम को शोभा नहीं दे रहा था। क्या शोभा नहीं दे रहा था? गालियां देना शोभा नहीं दे रहा था, इस तरह का व्यवहार करना शोभा नहीं दे रहा था। तो ख विकल्प क्या है? सही है। वैसे तो फरसा उठाना, राजसभा में चिल्लाना, ये भी हमें सही लग रहा है, लेकिन जो पंक्ति हमारी पूछी गई है शोभा देने वाली, उसमें गालियों के बारे में विशेष रूप से बात कही गई थी, अगर आप व्याख्या को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, राजसभा में सभी लोगों ने अनुचित माना। सभी लोगों ने क्या अनुचित माना? लक्ष्मण के अपशब्दों को। लक्ष्मण जब अपशब्द कहते हैं, अंतिम हमारा जो पद दिया गया था उसमें सारी जो सभा है वो कहती है अनुचित कहेऊ। लक्ष्मण के अपशब्दों पर राजसभा के सभी लोगों ने अनुचित कहा था। कविता में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कविता में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? राम के लिए हुआ है। पहले ही 2 पंक्तियों में इसके बारे में बताया गया था। राम कहते हैं परशुराम मुनि से कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो तुम्हारा कोई दास होगा, सेवक होगा। तो राम के लिए प्रयोग हुआ है। क विकल्प हमारा क्या है? सही है। कैप्टन की मौत के बाद मूर्ति पर कैसा चश्मा था? सरकंडे का था, जो कि बच्चों ने लगा दिया था। तो ख विकल्प हमारा क्या है? सही है। लकड़ी का, वास्तविक चश्मा, लोहे का, ये तो बिल्कुल ही गलत विकल्प है। तो ये हमारा आज का अभ्यास पत्र था, जिसमें कुल हमारे 30 प्रश्न थे। तो अगर सभी प्रश्नों के उत्तर हम सही देते हैं तो हमें पूरे के पूरे अंक मिल सकते हैं। तो इसीलिए बार बार आपको अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास करने से ही हम परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार हो सकते हैं। और अभ्यास करने से हम जो गलतियां पहले करते हैं वो गलतियां हमें याद होती है, परीक्षा में उस तरह की गलतियों को हम दोहराते नहीं हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न पसंद आए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अभ्यास पत्र के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।